हेलो स्टूडेंट, वेलकम एट सिल्वर इंस्टीट्यूट। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा जा रहा होगा। इस प्लेटफॉर्म पे इंडिया के टॉप एजुकेटर जो अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होंगे, वो आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए पीवाईक्यू और उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो डिस्कस कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के लिए सर्किट थ्योरी के जो क्वेश्चन हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, जो आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, हम लोग उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। डिस्कशन तो करेंगे करेंगे, साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होगा वो कंसेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन देखना है, समझना है, और कोशिश ये करना है कि क्वेश्चन हमसे अब विद इन अ मिनट बन जाए। देखिए, अगर कोई एग्जाम जो जेई है, कोई पीएसयू के एग्जामिनेशन में आप बैठ रहे हो, गेट का एग्जाम छोड़ के जितने भी एग्जामिनेशन है, अगर आप उसमें सोचते हो कि आपका नाम लिस्ट में हो, तो आपकी स्पीड फास्ट होना चाहिए, कैलकुलेशन तो होना ही चाहिए। सो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे यही क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन लेंदी नहीं है। बिना पेन टच किए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो हम करके दिखाएंगे। क्वेश्चन है, द करेंट IT थ्रू ए 10 ओम रेसिस्टर इन सीरीज विथ एन इंडक्टेंस इज गिवन बाय। क्वेश्चन कह रहा है कि एक RL सर्किट है, उस RL सर्किट में करंट का एक्सप्रेशन जो है, करंट का एक्सप्रेशन वो ये वाला आपको गिवन है। ठीक है, द RMS वैल्यू ऑफ द करंट एंड द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट आर। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि RMS वैल्यू क्या होगा, करंट का RMS वैल्यू क्या होगा, और इस सर्किट में पावर डिसिपेशन कितना होगा। देखिए, एक कंसेप्ट सिखाता हूं। जब भी अगर किसी भी AC सर्किट में करंट का एक्सप्रेशन या वोल्टेज का एक्सप्रेशन इस तरीके से गिवन होता है, मतलब ये वाला ओमेगा और ये वाला ओमेगा अलग अलग होता है और एक्सप्रेशन इस टाइप से गिवन होता है, सो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का सबसे सिंपल सा तरीका है, जो आपको IRMS निकालना होगा तो क्या करना, अंडर रूट जो DC वाला पार्ट है उसका एज इट इज उसका स्क्वायर लिख देना। जो ये सेकेंड पोर्शन है 4 है, ये 4 साइन है ना, इसका RMS लिखो। तो इसका RMS क्या होगा, 4/√2, और इसका स्क्वायर कर देना। और फिर दूसरे वाले का ये भी साइनसोइडल सिग्नल है, तो इसका RMS लिखो। तो इसका RMS होगा और उसका स्क्वायर कर दो। सोल्व करोगे, रिजल्टेंट आपका वही आंसर आएगा। सो अगर हम लोग यहाँ पे इसको सोल्व, अब यहाँ पे स्पीड मैटर करता है कि आपका स्पीड कितना अच्छा है, कितना फास्ट है। सो ये हो जाएगा 9, और ये देखो, ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 8 + 8 मतलब 16। तो ये हो जाएगा 16 का मतलब हो गया 25, और 25 का जो रूट होगा वो हमारा 5 एम्पियर। सो एक बात तो क्लियर है कि इन सभी में एक ही में है आपका 5 एम्पियर, तो यही हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर लगता है कि हमारा ये कैलकुलेशन सही है कि गलत है, एक बार हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं दूसरे वाले से। अब जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है पावर डिसिपेशन। देखिए, टोटल पावर कहना, पावर डिसिपेशन कहना, पावर स्टोर करना, ये तीनों अलग अलग बात है। अगर कहीं भी पावर डिसिपेशन की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि वो सिर्फ रसिस्टर के क्रॉस पावर लॉस की बात कर रहा है। यदि कहीं पे पावर स्टोर की बात कर रहा है, इसका मतलब वो या तो इंडक्टर या तो कैपेसिटर या तो दोनों के क्रॉस बात कर रहा है। यदि टोटल पावर की बात कर रहा है, सो वो पावर लॉस प्लस पावर स्टोर की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है पावर डिसिपेटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि ये आपसे पावर लॉस पूछ रहा है। ये कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये आपसे पावर लॉस पूछ रहा है, और जो पावर लॉस होता है ये हमेशा IRMS का स्क्वायर इंटू R होता है। सो IRMS हमारा 5 का स्क्वायर, और R का वैल्यू दे रखा है 10। सो ये हो जाएगा 25 × 10, तो ये 250 वाट। ठीक है, सो ये भी हमारा मैच कर रहा है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन से 2-3 कंसेप्ट आप सीखे होंगे। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, जैसे अगर कोल इंडिया की बात करेंगे तो कोल इंडिया जो एग्जाम होने वाला है मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को आप आराम आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए डीसी वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सीरीज आरएलसी सर्किट। डीसी सोर्स लगा है, डीसी सोर्स लगा है सीरीज आरएलसी के अक्रॉस क्या लगा है, डीसी लगा है। तो हम डीसी ऐसा बोल सकते हैं, अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन द अप्लाइड डीसी वोल्टेज ड्रॉप इंटायरली अक्रॉस। देखिए अगर ये कोई डीसी सोर्स लगा है और क्वेश्चन में कह रहा है स्टेडी स्टेट कंडीशन, देखिए कोई भी सर्किट दो बिहेवियर से होके गुजरता है, एक ट्रांजिएंट बिहेवियर से और दूसरा स्टेडी स्टेट बिहेवियर से। ये जो स्टेडी स्टेट कहीं पे भी लिखा होता है, स्टेडी स्टेट कहीं भी लिखा होता है, इसका मतलब है ये बात कर रहा है कहां पर, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे। स्टेडी स्टेट कंडीशन हमेशा एक स्टेबल स्टेट कंडीशन होता है और इस स्टेडी स्टेट कंडीशन पे, इस स्टेडी स्टेट कंडीशन पे रेसिस्टर हमेशा रेसिस्टर ही होता है। इंडक्टर, इंडक्टर जो है ये आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है और ये जो कैपेसिटर है ये आपका ओपन सर्किट हो जाता है। ये सर्किट का बिहेवियर है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सर्किट का बिहेवियर है। तो अगर ये डीसी सोर्स है और ये बहुत समय तक इस आरएलसी के अक्रॉस अगर लगा होगा तो होगा क्या, तो होगा यही कि ये जो आपका डीसी सोर्स है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं, तो ये जो आपका डीसी सोर्स है ये रेसिस्टर होगा, ये इंडक्टर तो आपका हो गया शॉर्ट सर्किट और ये हो गया कैपेसिटर मतलब ओपन ओपन सर्किट। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। सो ये रेसिस्टर रेसिस्टर, ये इंडक्टर आपका हो गया शॉर्ट सर्किट और ये कैपेसिटर हो गया आपका ओपन सर्किट, ठीक है। सो यहाँ पे आपका वोल्टेज लगा हुआ है, सो ये आपका रेसिस्टर। तो पहली बात तो ये कि ये ओपन सर्किट हो चुका है, सो इस वाले पार्ट से करंट आपका फ्लो ही नहीं होगा। जब करंट ही फ्लो नहीं होगा तो इस रेसिस्टर के अक्रॉस आपका वोल्टेज ड्रॉप जीरो होगा। आपको लग रहा था कि सारा का सारा वोल्टेज इस रेसिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होगा, नहीं, कुछ भी नहीं ड्रॉप नहीं होगा और ये सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस आ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर अपने आप को चार्ज कर देगा अप्लाइड डीसी वोल्टेज के बराबर। तो यदि हम कोई भी डीसी सोर्स देते हैं रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को, तो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और कैपेसिटर उस डीसी वोल्टेज सोर्स के बराबर अपने आप को चार्ज कर देता है। तो कैपेसिटर का बिहेवियर है कि वह अपने आप को चार्ज कर देता है। कैपेसिटर स्टोर वोल्टेज, कैपेसिटर स्टोर चार्ज, कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और चार्ज। इंडक्टर कैपेसिटर इंडक्टर स्टोर एनर्जी, इंडक्टर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो ये बिहेवियर है। सर व्हाट अबाउट रेसिस्टर, रेसिस्टर तो नल्ला है, कुछ नहीं करता है, कुछ स्टोर नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ लॉस करता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। सो इसका आंसर होगा सी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ द सोर्स इंपीडेंस इज कैपेसिटिव। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द सोर्स इंपीडेंस इज कैपेसिटिव, सोर्स इंपीडेंस आपका कैपेसिटिव है, फॉर मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द सोर्स टू लोड द लोड शुड बी। देखिए ये जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जिस तरीके से हम डीसी में अप्लाई करते हैं, इन द सेम वे हम एसी में भी हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। एक कंसेप्ट तो ये है। दूसरा कंसेप्ट ये कहता है डीसी के केस में कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए ये जो लोड रेसिस्टेंस है, ये लोड रेसिस्टेंस वेरिएबल इन नेचर होना चाहिए। यदि यदि अगर लोड रेसिस्टेंस अगर फिक्स होगा तो वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का क्वेश्चन ही नहीं होगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। तीसरा तीसरा और ये एसी के केस में भी हो सकता है। तीसरा चीज, अगर लोड रेसिस्टेंस वेरिएबल है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए डीसी के केस में क्या होता है, इस लोड रेसिस्टेंस का वैल्यू थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के बराबर होना चाहिए और इसी को बोलते हैं हम लोग आरटीएच बोलते हैं और इसी को हम लोग आरएन बोलते हैं और यही हमारा सोर्स रेसिस्टेंस होता है। तो ये तो कंडीशन होता है किसमें,
डीसी के केस में। लेकिन चौथी बात अगर मैं आपको बताऊं एसी के केस में, तो एसी के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। एसी के केस में जो भी आपका जेडएल होगा, जो भी आपका जेडएल होगा, ये हमेशा जो जेडएस होगा उस जेडएस का कंजुगेट होना चाहिए। ये कंडीशन होता है एसी के केस में। सो ये दिमाग में बैठा के रखिएगा। डीसी के केस में आरएल आरएस के बराबर होता है, लेकिन एसी के केस में जो लोड इम्पीडेंस होगा वो सोर्स इम्पीडेंस का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा। इतनी बात आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से बना सकते हो। सो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द सोर्स इम्पीडेंस इज कैपेसिटिव, तो सोर्स इम्पीडेंस कैपेसिटिव है, इसका मतलब जो आपका जेडेस है वो माइनस ऑफ जे एक्सी है, कुछ ऐसा है। कैपेसिटिव का मतलब तो यही ना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कह रहा है, तो जेडएल क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जेडएल जो होगा इस जेडेस का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा। तो इस जेडेस का यदि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकाला जाए, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकाला जाए माइनस ऑफ जे एक्स सी, और इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकाला जाए, तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालने के लिए जे के जगह माइनस जे, तो जे के जगह माइनस जे, माइनस पहले से है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा जे एक्स सी। तो कहीं भी किसी का भी इम्पिडेंस अगर जे इंटू के हो गया, सो ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है इंडक्टिव इन नेचर। सो इंडक्टिव तो खैर है नहीं, तो यहाँ पे और आसान दिया है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स सोर्स इम्पीडेंस। ये तो सी तो और आसान सा आंसर ऑप्शन दे रखा है, तो दिक्कत ही नहीं है। हालांकि मैं आपको ये सारा कंसेप्ट आपको एक जगह रख दिया हूं, आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है नॉर्टन्स थ्योरम रिजल्ट इन, नॉर्टन्स थ्योरम रिजल्ट इन ए वोल्टेज सोर्स विथ इंपीडेंस इन पैरेलल। अब देखिए जो नॉर्टन्स थ्योरम है ये कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, ये कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, और इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के अक्रॉस यहाँ पे लोड रेसिस्टेंस लगा हुआ है। सो इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम एक सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट करते हैं, जिसको कि कहते हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक आपका होता है आई एन, दिस इज कॉल्ड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट, और दूसरा होता है आर एन, इसको बोलते हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, और लोड रेसिस्टेंस आपका एज इट इज ऐसा ही लगा हुआ है। सो इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के जगह हम सिंपल नेटवर्क में रिप्रेजेंट कर दिए, जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट है, एक करंट सोर्स है और उसके पैरेलल में रेसिस्टेंस है। सो इस आराम से आप इसका आंसर बोल सकते हो, एक करंट सोर्स विथ एन इम्पीडेंस इन पैरेलल, सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था नॉर्टन्स इक्विवेलेंट का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम enables a number of voltage source to be combined directly into a single voltage source और current source, ठीक है। कौन सा थ्योरम है, ऐसा कौन सा थ्योरम है जो कई सारे वोल्टेज सोर्स को एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सिंगल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देता है, तो इसका जो आंसर होगा वो मिलीमेंस थ्योरम। क्या होगा? मिलीमेंस थ्योरम। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं मिलीमेंस थ्योरम के बारे में। देखिए ये जो मिलीमेंस थ्योरम है, मान के चलिए कि ये एक रेसिस्टर लगा हुआ है, एक वोल्टेज सोर्स है, एक दूसरा रेसिस्टर लगा हुआ है, एक वोल्टेज सोर्स है, एक तीसरा रेसिस्टर लगा हुआ है और एक वोल्टेज सोर्स है, और ऐसा कई सारा लगा हुआ है। सो ये हमारा R1 है, ये V1 है, ये हमारा R2 है और ये हमारा V2 है, ये हमारा R3 है और V3 है। कई सारे सोर्स है, और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लस माइनस ऐसा ही हो, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे लगे हुए हैं, इन सबका हम एक कंबाइंड लिखते हैं और ऐसा लिखते हैं, ठीक है। और ये कहलाता है आर इक्विवेलेंट कहलाता है,
और ये आपका V इक्विवेलेंट कहलाता है, और इसको ही कहते हैं मिलीमेंस थ्योरम। सो मिलीमेंस थ्योरम यहाँ पे बोल रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम इनेबल्स ए नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स, बहुत सारे वोल्टेज सोर्स को कंबाइंड करके एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में रिप्रेजेंट कर दे, तो उसको हम लोग मिलीमेंस थ्योरम कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आपको आ चुका होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, द मैक्सिमम पावर दैट ए 12 वोल्ट डीसी सोर्स with an internal resistance of 2 ohm can supply to a resistive load is। देखिए वो क्वेश्चन लग रहा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देके बनाएंगे। द मैक्सिमम पावर दैट ए 12 वोल्ट डीसी सोर्स, एक 12 वोल्ट डीसी सोर्स है जिसका कि इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, 2 ओम है, 2 ओम है, सप्लाई टू ए रेसिस्टिव लोड, एक रेसिस्टिव लोड है हमारा यहाँ पे, रेसिस्टिव लोड है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा। मैं फिर से कह पढ़ता हूँ क्वेश्चन, द मैक्सिमम पावर दैट ए 12 वोल्ट डीसी सोर्स विथ एन इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ 2 ओम कैन सप्लाई टू ए रेसिस्टिव। तो ये आखिर दोनों मिलके कितना पावर इस लोड को देगा, इसके लिए हम लोग बात करते हैं पी मैक्स। और सबसे पहले मैक्सिमम पावर होने के लिए इस RL का वैल्यू हमेशा 2 ओम होना चाहिए। अगर पी मैक्स पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, तो पी मैक्स क्या होगा, V स्क्वायर बाई 4RS। तो एक्चुअली में यही हमारा VTH है, और यही हमारा RTH है, या फिर यही हमारा RS है। तो V कितना है आपका 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2। क्लियर है? ठीक है, सो ये हो गया 144 और ये हो गया आपका 8। सो आपका 18 वाट आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ आपको लगता है, लिसन, आपको लगता है कि ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एक टफ क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं। क्वेश्चन को आप बड़े ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में आसान से बना सकते हो। स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए लीनियर एलिमेंट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज ऑफ। ये लीनियर एलिमेंट जो है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, बोल रहा है सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी, मल्टीप्लिसिटी एंड सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन, होमोजेनिटी। देखिए जो भी लीनियर एलिमेंट होते हैं, कोई भी एक कंसेप्ट ही है लीनियर प्रिंसिपल, एक कंसेप्ट ही होता है लीनियर प्रिंसिपल। तो लीनियर प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करने के लिए दो कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होने चाहिए लीनियरिटी को फॉलो करने के लिए। जो पहला कहलाता है वो कहलाता है होमोजेनिटी प्रिंसिपल, और जो दूसरा कहलाता है वो कहलाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको बताता हूं कि आखिर ये होमोजेनिटी और ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते किसको हैं। सपोज कीजिए, लेकिन सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे आपको करेंट दिया, ठीक है, मान के चलो मैं वोल्टेज दिया। अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज दिया 4 वोल्ट का, 4 वोल्ट का वोल्टेज दिया, और जो रेसिस्टर का वैल्यू है, रेसिस्टर का वैल्यू है 2 ओम, तो इस केस में आपका करंट कितना आएगा, तो करंट आएगा V बाई आर आएगा। तो V बाई आर आएगा तो हमारा 2 एम्पियर होगा। ठीक है, ये हो गया। इसीलिए नाउ अब हम क्या बोलेंगे, यदि हम V को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 दूना 8 करेंगे, तो रेसिस्टर आपका सेम है, तो जो करंट होगा, जो करंट होगा वो आपका 4 एम्पियर हो जाएगा, और 4 एम्पियर क्या होगा, 2 इंटू 2। इसका मतलब ये कि यदि मैं सप्लाई को दोगुना किया हूं, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हूं, तो जो रिस्पॉन्स भी आपका 2 टाइम्स से होगा, तो ये जो एलिमेंट होगा ये कह बोलेगा कि मैं होमोजेनिटी को सेटिस्फाई करा रहा हूं। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल। अब दूसरा,
तो सुपरपोजिशन किसे कहते हैं? तो अगर ये 4 है और ये अगर 8 है, तो मैं इन दोनों को यदि ऐड कर दूं, 4 + 8 कर दूं, ठीक है, तो इस केस में जो करंट होगा वो इन दोनों का सम होगा, तो ये 2 + 4 होगा इक्वल टू 6। इसका मतलब ये कि यदि मैं दो इनपुट को सम करता हूं तो दो रिस्पॉन्स का, उसके पार्टिकुलर रिस्पॉन्स का सम हो जाएगा। इसको ही कहा जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो कोई भी एलिमेंट अगर वो होमोजेनिटी प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यदि वो सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब वो जो एलिमेंट है वो लीनियर प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। और जो लीनियर एलिमेंट होते हैं उस लीनियर एलिमेंट में ही आपके केवीएल केसीएल पॉसिबल है। नॉन लीनियर एलिमेंट में केवीएल केसीएल पॉसिबल नहीं है। अगर आप बात करते हो कि हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगा देते हैं, थेवेनिन्स थ्योरम लगाते हैं, नॉर्टन्स थ्योरम लगाते हैं, तो भाई साहब ये जितने भी थ्योरम्स हैं, मैक्सिमम थ्योरम्स हैं, ये एक थ्योरम को छोड़ के, टेलीगेंस थ्योरम को छोड़ के, तो जितने भी थ्योरम हैं वो सारे के सारे थ्योरम तभी एप्लीकेबल होते हैं जब एलिमेंट आपके लीनियर होते हैं। यदि आपके एलिमेंट नॉन लीनियर होंगे, उस केस में ये नॉर्टन्स, ये थेवेनिन्स, इन सबको भूल जाइए, ये सब वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सर एक बात मुझे डाउट लगता है, डाउट ये है कि सर जब हम लोग एनालॉग पढ़ते हैं और उस एनालॉग में बीजेटी में बात करते हैं, सर हम लोग जानते हैं कि जो डायोड होता है वो नॉन लीनियर एलिमेंट होता है, लेकिन सर फिर भी हम लोग डायोड सर्किट में हम लोग सर केवीएल केसीएल लगाते हैं, आखिर क्यों सर? तो आपको एक बात बता दूं, ठीक है, एक कंसेप्ट होता है उसको बोलते हैं पीस वाइज लीनियर मॉडल। पीस वाइज लीनियर मॉडल, ओवरऑल ये नॉन लीनियर है लेकिन टुकड़ों में ये लीनियर है। तो हम जो भी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर डायोड सर्किट का हम एनालिसिस करते हैं वो फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम एनालिसिस करते हैं। तो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में जितने भी नॉन लीनियर एलिमेंट हैं वो लीनियर एलिमेंट के जैसे बिहेव करते हैं। इसलिए जितने भी स्टैंडर्ड बुक होते हैं उसमें लिखा रहता है पीस वाइज लीनियर मॉडल, टुकड़ों में वो लीनियर है और उसी समय हम लोग केवीएल लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सो इसका ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 8 कह रहा है फॉर लार्ज नेटवर्क जनरली, कोई भी एक बड़ा सा नेटवर्क है, जनरली क्या होता है, द नोड एनालिसिस इज प्रेफर्ड, द मेश एनालिसिस इज प्रेफर्ड, बोथ नोड एनालिसिस एंड मेश एनालिसिस कैन बी इक्वली प्रेफर्ड, नन ऑफ दिस। देखिए एक बात बताते हैं, ठीक है, कोई भी लार्ज नेटवर्क है तो अब वो डिपेंड करता है कि वो नेटवर्क कैसा बना हुआ है, नेटवर्क किस टाइप का है। तो नेटवर्क किस टाइप का है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन नोडल एनालिसिस से जल्दी बन जाता है और कई बार ऐसा होता है कि मेश एनालिसिस से भी जल्दी बन जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि जो क्वेश्चन है, जो सर्किट है, वो सर्किट का अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है। सो दोनों होगा, बोथ एनालिसिस एंड मेश एनालिसिस कैन बी प्रेफर्ड इक्वली, हम दोनों से बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। फॉर मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ पावर इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सोर्स शुड बी। अभी जस्ट मैं पढ़ाया हूं कि अगर आपको ये लगता है ये इंटरनल रेसिस्टेंस है और ये वीएस है और कहीं भी आप ये चाहते हो कि इस लोड के अक्रॉस पावर मैक्सिमम जाए, तो इस आरएल का वैल्यू हमेशा आरएस के बराबर होना चाहिए। सो इक्वल टू लोड रेसिस्टेंस के बराबर, ठीक है। सो 9 का ए आंसर, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कुछ टफ आएगा आपके एग्जामिनेशन में। जितने भी आपके मैनेजमेंट ट्रेनिंग वाले एग्जामिनेशन होते हैं, जेई वाले एग्जामिनेशन होते हैं, एई वाले एग्जामिनेशन होते हैं, इन सब में क्वेश्चन का कोई वैसा लेवल नहीं होता है। आप क्वेश्चन बड़े आसानी से बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
while calculating RH मतलब थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है ना, while calculating RH in Thevenin's theorem and Norton's theorem, all independent sources are made dead, all current sources are made dead, only voltage source are made dead, all voltage source and current source are made dead. देखिए, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ थेवेनिन्स और नॉर्टन्स में ही है ना। जब भी हम ये RH एक्चुअली है क्या, तो ये जो आपका RH है, ये एक्चुअली RH है, ये है आपका R इक्विवेलेंट। और जब भी हम किसी भी सर्किट में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का कैलकुलेशन करते हैं, उस समय उस वाले सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होने चाहिए, उसको डेड करना होता है। दोनों, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो चाहे वो करंट सोर्स हो, उनको डेड करना होता है। तो डेड कैसे करते हैं, तो वोल्टेज सोर्स को हमेशा शॉर्ट सर्किट से डेड करते हैं और करंट सोर्स को हमेशा ओपन सर्किट से डेड करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स आर मेड डेड। ठीक है, चलिए, डिपेंडेंट सोर्स के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, in superposition theorem total required steps in any circuit to be solved will be equal to। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको लगाना है कौन सा, सुपरपोजिशन थ्योरम। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने स्टेप्स चाहिए होंगे सुपरपोजिशन थ्योरम को सॉल्व करने के लिए। देखिए, सुपरपोजिशन थ्योरम कहता क्या है, द टोटल इफेक्ट across any target will be equal to algebraic sum of effect by individual source। मतलब कोई भी एक टारगेट है, उस टारगेट में यदि आपको वोल्टेज सोर्स निकालना है, तो वो वोल्टेज सोर्स अल्जेब्राइक सम ऑफ इक्वल टू होगा जितने भी वोल्टेज सोर्स होंगे उसका। करंट निकालना होगा तो प्रत्येक सोर्स के द्वारा इंडिविजुअल कितना इफेक्ट हो रहा है वो हमको निकालना जाता है। तो याद रखिएगा, जितने इंडिविजुअल सोर्स होंगे या जितने इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे, उतने स्टेप्स चाहिए होंगे सुपरपोजिशन थ्योरम को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि जब आप सुपरपोजिशन थ्योरम लगाते हो तो एक इफेक्ट निकालने के लिए, किसी भी एक इंडिपेंडेंट सोर्स के द्वारा इफेक्ट निकालने के लिए, उसको आप एज इट इज रखते हो और दूसरे को आप रिमूव करते हो। तो दूसरे को रिमूव करते हो और आप एक इफेक्ट निकालते हो, फिर आप दूसरा इंडिपेंडेंट सोर्स को रखते हो और पहले वाले को रिमूव करते हो और आप इफेक्ट निकालते हो, और अंत में हम लोग अलजेब्रिक सम कर देते हैं। इसलिए उतने ही स्टेप्स चाहिए होंगे जितने आपके इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे। सो रिक्वायर्ड स्टेप्स कितने होंगे, तो रिक्वायर्ड स्टेप्स होंगे विल बी इक्वल टू द सोर्स। जितने सोर्स होंगे उतने ही स्टेप्स होंगे। अगर 4 आपके सोर्स लगे होंगे तो आपको 4 स्टेप चाहिए होगा उस सर्किट को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिगार्ड टू रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम के केस में क्या चीज गलत है यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको रेसिप्रोसिटी के बारे में बताता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक नेटवर्क है और यहाँ पे एक सोर्स है और यहाँ पर एक लोड लगा हुआ है और ये हमारा करंट है। तो इस सोर्स की वजह से ये हमारा क्या है, करंट है। सो रेसिप्रोसिटी ये कहता है कि यदि इस सोर्स और इस रेसिस्टेंस को हम आपस में इंटरचेंज कर दें, तो यदि हम इंटरचेंज करते हैं तो ये भी, तो ये R, तो इसमें भी करंट आ ही जाएगा। यही है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। मतलब ये कि लोड और सोर्स को आपस में इंटरचेंज कर देने से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इसको ही कहते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम। लेकिन इस रेसिप्रोसिटी थ्योरम में एक बात ध्यान देना होगा कि अगर इस सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स लगे होंगे
तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि इस सर्किट को आप यहां पे लेके आए हो और डिपेंडेंट सोर्स इस पे डिपेंडेंट होगा, तो हम ऐसा काम डिपेंडेंट सोर्स के साथ नहीं कर सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा, रेसिप्रोसिटी थ्योरम विल नॉट एप्लीकेबल इफ द सर्किट कंसिस्ट ऑफ डिपेंडेंट सोर्स। सो एप्लीकेबल फॉर सिंगल वोल्टेज सोर्स, ये भी बात सही है, ठीक है। इनिशियल कंडीशन आर assumed to be 0, there should not be any extra dependent source or independent source in a network, there should not any extra, अलग से नहीं होना चाहिए। सो सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, when a source is delivering maximum power to load, the efficiency of the circuit क्या होगा। देखिए, जब भी अगर ये वोल्टेज सोर्स है और ये उसके साथ रेसिस्टेंस लगा हुआ है और ये आपका आरएल है, ये आपका क्या है, आरएल है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो आरएल का वैल्यू होना चाहिए कितना होना चाहिए, आरएस होगा। तो ये आरएस होगा तो ये 10 वोल्ट होगा, तो 5 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप होगा और 5 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप होगा, तो 50% यहाँ पे ड्रॉप होगा, 50% यहाँ पे ड्रॉप होगा। इसका मतलब ये कि इस केस में जो इफिशियंसी होगी वो हमेशा 50% होगा, इज ऑलवेज 50%। सो इफिशियंसी को क्या बोलते हैं, आउटपुट पावर अपॉन टोटल पावर। सो आउटपुट पावर अपॉन टोटल पावर इंटू 100%। तो अगर वोल्टेज के केस में देखोगे तो ये 5 और ये 10, तो 5/10 इंटू 100%, तो ये आपका हमेशा 50% रहेगा। ये सब स्टेटमेंट के रूप में हमेशा आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर ए सर्किट कंटेनिंग लीनियर डिपेंडेंट सोर्स, एक सर्किट है जिसके में लीनियर डिपेंडेंट सोर्सेस हैं, लीनियर डिपेंडेंट सोर्स हैं, द फॉलोइंग होल्ड्स इन जनरल। पहली बात तो ये कि इस सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स है, तो डिपेंडेंट सोर्स ऐसा कहीं है। द सुपरपोजिशन थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड, कह रहा है सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। द सॉल्यूशन रिक्वायर्स द सॉल्विंग ऑफ मल्टीपल नॉन लीनियर इक्वेशन, द टेलीगेंस थ्योरम डज नॉट अप्लाई, द सुपरपोजिशन थ्योरम इज वैलिड। देखिए, पहली बात तो ये कह रहा है कि टेलीगेंस थ्योरम डजंट अप्लाई। टेलीगेंस थ्योरम होता क्या है, तो टेलीगेंस थ्योरम यही कहता है कि टोटल एनर्जी, टोटल पावर डिलीवर इक्वल टू टोटल पावर एब्जॉर्ब, या फिर अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल पावर विल ऑलवेज 0। ये टेलीगेंस है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। सॉल्यूशन रिक्वायर्स द सॉल्विंग ऑफ मल्टीपल नॉन लीनियर इक्वेशन, ऐसा तो कहीं नहीं है, कहीं भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आने वाला है नहीं। सो यहां भी सुपरपोजिशन थ्योरम आपका वैलिड होगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। Consider the following statement, the source transformation is valid even for ideal source। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड है, सोर्स जब आइडियल सोर्स है, जब आइडियल सोर्स है, अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो आरएस कितना होगा, 0। तो आप कहां से प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को, प्रैक्टिकल करंट सोर्स को हम आपस में ट्रांसफॉर्म करते हैं, आइडियल को नहीं करते। सो ये स्टेटमेंट गलत है। द नॉर्टन्स थ्योरम इज वैलिड फॉर एक्टिव एज वेल एज पैसिव एलिमेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि नेटवर्क जो नॉर्टन्स थ्योरम है वो एक्टिव और पैसिव, बिल्कुल बात सही है। वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स लगा होगा और रेसिस्टर लगा होगा, तो क्या दिक्कत है, ये स्टेटमेंट सही है। द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर फिक्स्ड लोड, नो, हमेशा वेरिएबल लोड के लिए होना चाहिए। सो ये स्टेटमेंट गलत है। सो सिर्फ सेकंड सही है। सो डी ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है in a series RLC AC circuit the current peaks at frequency। करंट कहां पे मैक्सिमम होगा, करंट कहां पे मैक्सिमम होगा, और कौन सा बोल रहा है, एसी सर्किट है। तो देखिए, एसी सर्किट में एक फेनोमेनन होता है
और उस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। रेजोनेंस एक वो स्थिति है, एक वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट फेनोमेनन है, एक वो सिचुएशन है जब जब किसी भी सर्किट का जो टोटल इम्पीडेंस आपके रेसिस्टर के बराबर हो जाता है। तो होता क्या है कि जो I इक्वल टू होता है V बाई जेड होता है, और जेड हमेशा कितना होता है? R प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी। तो होता क्या है, रेजोनेंस के केस में ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जेड आर के बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये कि ये जो जेड क्या हो गया? मिनिमम हो गया। तो यदि आई इक्वल टू वी बाई जेड है और जेड मिनिमम है, सो ऑफ कोर्स सी बात है कि ये जो आई होगा ये हमेशा मैक्सिमम होगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इक्वल टू द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ये पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। An RLC series circuit has R is equal to 1 ohm, L is equal to 1 Henry, C is equal to 1 Farad। सीरीज RLC सर्किट है। देन डैम्पिंग रेशियो ऑफ द सर्किट विल बी, डैम्पिंग रेशियो क्या होगा? देखिए, जब भी सीरीज आरएलसी सर्किट होता है तो उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम डैम्पिंग रेशियो या फिर नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग निकालते हैं कैसे। अगर हम कहीं भी लिखेंगे जेड, तो जेड कितना होता है? आर प्लस जे एक्सएल होता है और माइनस जे एक्सी होता है। ऐसे केस में क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही टिपिकल हो जाता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म का सहारा लेते हैं। सो लैपलास ट्रांसफॉर्म का सहारा लेंगे तो ये हमारा आर का लाप्लास आर ही होगा, एल का लाप्लास हमारा एल एस होता है, और सी का लाप्लास हमेशा 1/cs होता है। सो इस केस में यहां से अगर हम जेड की बात करेंगे, जेड की बात करेंगे तो ये हो जाता है आर प्लस एल एस प्लस 1/cs हो जाता है, cs हो जाता है। तो इस केस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आता है वो हमारा निकल के आता है एस स्क्वायर प्लस आर बाई एल, और ये आ जाता है 1/LC, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग इक्वल टू 0 करते हैं। ठीक है, तो जब ये हमारा एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब बोले सर ये इक्वल टू 0 क्यों किए? आप जब यहाँ पे सप्लाई दोगे, Vs दोगे, यहाँ से Is अगर आएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यहाँ पे V इक्वल टू आई इंटू जेड, तो जेड को क्या करोगे? 0 करोगे, क्योंकि आपका आई तो 0 होता नहीं है। सो ये सब हम कंसेप्ट तो हम लोग थ्योरी में पढ़ेंगे कि ये 0 क्यों किए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा आता है। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा आता है, तो ये वाला जो वैल्यू होता है इसको हम लोग बोलते हैं 2 जाई ओमेगा एन, और ये जो जाई है यही है हमारा डैम्पिंग रेशियो, और ये जो ओमेगा एन है इसको बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा कहलाता है ओमेगा एन का स्क्वायर। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाता है एस स्क्वायर प्लस 2 जाई ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कहलाता है हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, सो हम यहां से कह सकते हैं कि जो ओमेगा एन का स्क्वायर आया वो आया हमारा 1/LC, और L और C दोनों 1 है, सो ये हमारा 1 होगा। सो ओमेगा एन का वैल्यू कितना आया? 1। यदि ओमेगा एन का वैल्यू 1 आया और इस R और L का वैल्यू, R बाई एल का वैल्यू, इस R बाई एल का वैल्यू भी कितना होगा? 1 होगा। इसका मतलब हो गया 2 जाई हमें निकालना है, ओमेगा एन का वैल्यू 1, और ये किसके बराबर? 1 के बराबर। तो जाई कितना हो गया? 1/2। ठीक है, सो जो इसका जो डैम्पिंग रेशियो होगा वो डैम्पिंग रेशियो कितना होगा? मोर देन यूनिटी 0.5। यस, सी इज द, सी नहीं होगा ये, मतलब 0.5 रखे, बी और सी तो आपस में इंटरचेंज हो गया, उससे मतलब नहीं है। नंबर कितना होगा? आंसर कितना होगा? 0.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एन आरएलसी सीरीज सर्किट
An RLC series circuit has a resistance R of 200 ohm and a current which lags behind the applied voltage by 45 डिग्री। मतलब ये कि इस क्वेश्चन में जो आपका फाई दे रखा है ये 45 डिग्री दे रखा है, और जो इस सर्किट का जो रेसिस्टेंस है वो आपका 200 ओम है। ठीक है, इफ द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज ट्वाइस द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, जो क्वेश्चन में बोल रखा है जो VL है वो कितना है, 2 VC के बराबर है across the capacitor, what is the value of inductive reactance। क्वेश्चन में पूछ रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस को किससे बोलते हैं, एक्सेल से लिखते हैं। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस एक्सेल का वैल्यू कितना होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत आसानी से बन सकता है। देखिए जब भी अगर सीरीज RLC की बात करते हैं सो ये हमारा कहलाता है एक फेजर डायग्राम, एक इम्पीडेंस ट्रायंगल कहते हैं, या फिर पावर ट्रायंगल बोल लो, या फिर वोल्टेज ट्रायंगल बोल लो, हमेशा ऐसा ही होता है। और ये एंगल हमेशा हमारा फाई होता है। ठीक है, ये एंगल हमारा फाई होता है, तो हम लोग ये बात लिख सकते हैं कि जो फाई होगा, tan फाई होगा, ये हमेशा होगा XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R। तो tan फाई कितना है, तो tan फाई हमारा कितना है, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज ट्वाइस द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, अब सीरीज RLC सर्किट में करंट तो सेम ही ना होगा। ठीक है, करंट तो आपका क्या होगा, सेम ही होगा। तो इसका मतलब करंट अगर सेम है तो बोल रहा है VL अगर 2VC के बराबर होगा, इसका मतलब है कि जो XL है वो 2XC के बराबर होगा। इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहां से बोले XL इक्वल टू कितना बोल देंगे, 2XC बोलेंगे माइनस ऑफ XC डिवाइडेड बाई आपका R। तो tan 45 डिग्री हमारा कितना होगा, 1 होगा। और ये 2XC माइनस XC, तो ये हो जाएगा XC बाई कितना R। सो इस क्वेश्चन से हम ये कह सकते हैं कि इस XC का वैल्यू कितना आया, हमारा R आया। और क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रहा है कि इस R का वैल्यू कितना है, 200 ओम है। XC का वैल्यू 200 ओम है, सो हम लोग यहां से बड़े आसानी से कह सकते हैं कि जो XL होगा वो 2XC के बराबर होगा। इसका मतलब 400 ओम के बराबर होगा। सो ये वाला आंसर 400 ओम हमारा आंसर। सिंपल सी बात है, कुछ भी बड़ा चीज नहीं है। एक सिंपल सा हम लोग जो इम्पीडेंस ट्रायंगल, पावर ट्रायंगल, वोल्टेज ट्रायंगल आता है उससे ही हम लोग आसानी से निकाल दिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। मुझे जो भी लोग वीडियो देख रहे होंगे वो कृपया एक कमेंट्स करके ज़रा बताएंगे कि आपको कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है। आपको लगता है कि थोड़ा सा फास्ट मुझे पढ़ाना चाहिए तो मैं फास्ट कर दूंगा, आपको लगता है कि स्लो करना चाहिए मैं स्लो कर दूंगा, कुछ और भी कंसेप्ट बताना चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग इस लॉन्ग वीडियो के साथ साथ हम लोग शॉर्ट वीडियो 1 मिनट से 2 मिनट वाला कंसेप्ट जो डायरेक्टली एग्जाम में हिट करेंगे। जो दूसरा होगा मिनी कंसेप्ट सीरीज, वो मिनी कंसेप्ट सीरीज भी मैं आपको बता रहा हूँ। सो लॉट्स ऑफ चीजें जो आपको सिल्वर एकेडमी, आपको सिल्वर इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है, ये इतने से आने वाले एग्जाम आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। इन RLC सर्किट द करेंट एट रेजोनेंस इज, अभी जस्ट हम लोग किए हैं रेजोनेंस के केस में। रेजोनेंस के केस में ये Z हमेशा मिनिमम के बराबर हो जाता है, इसलिए करंट हमेशा मैक्सिमम के बराबर होगा। ठीक है, तो द करंट एट रेजोनेंस इज मैक्सिमम। अच्छा, ये तो हमने बात किया, यहाँ पे कहीं भी सीरीज और पैरेलल आपका नहीं लिखा है, कुछ बात कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो हम कंसेप्ट निकाले थे ये सीरीज के केस में निकाले थे, तो सीरीज के केस में करंट आपका मैक्सिमम है। इसी का ठीक उल्टा पैरेलल के केस में
ये करंट हमेशा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो मैक्सिमम इन सीरीज रेजोनेंस एंड मिनिमम इन पैरेलल रेजोनेंस, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ए पैरेलल आरएलसी सर्किट, ए पैरेलल आरएलसी सर्किट रेजोनेंट एट 100 किलो हर्ट्ज, 100 किलो हर्ट्ज पे एक पैरेलल आरएलसी सर्किट है at frequency of 110 kilohertz, at frequency of 110 kilohertz the circuit impedance will be, circuit impedance कैसा होगा, कैपेसिटिव होगा, इंडक्टिव होगा, रेसिस्टिव होगा, नन ऑफ दिस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आते हैं, मैं वो सारा कुछ आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैं सीरीज वाला कंसेप्ट सिखाऊंगा और ठीक उल्टा हम लोग कर देंगे ना, तो आपका पैरेलल का निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, मजा आएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा आएगा। सपोज कीजिए हमारे पास एक सीरीज आरएलसी सर्किट है, एक सीरीज आरएलसी सर्किट है, ये 1 ओम का है, ये 1 हेनरी का है और ये 1 फेराड का है। तो अगर हम आपसे पूछा जाए कि जरा बताइए ये इस वाले एसी सर्किट में इसका जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा, इसका जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा होगा, ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमेशा अंडर रूट एलसी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 1 रेडियन पर सेकेंड होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करोगे तो 1/2 पाई हर्ट्ज होगा, ठीक है। सो ये हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाया, ठीक है। तो हम ये कहें कि ये एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे ओमेगा नॉट आया, जो ओमेगा नॉट आया, ये कितना आया, 1 आया। ये बात क्लियर है। सपोज कीजिए कि अगर मैं इस सर्किट का इम्पीडेंस आपसे निकालने के लिए बोलता हूं, तो इम्पीडेंस क्या होगा, तो इम्पीडेंस होगा R प्लस जे एक्सएल, एक्सएल माइनस ऑफ जे एक्सी होगा, यही होगा। सो R प्लस जे एक्सएल कितना होता है, ओमेगा एल होता है, और एक्सी कितना होगा, तो ये एक्सी 1/ओमेगा सी होता है। यदि मैं सबका वैल्यू पुट कर दूं तो ये 1 और ये जे ओमेगा माइनस ऑफ जे बाई ओमेगा, ये बात आपको क्लियर हो चुका है। जेड का एक्सप्रेशन हमेशा ये आया। अगर मैं आपसे ये कहूं केस 1, मैं यहां पे लेता हूं केस 1, केस 1 ये वाला ओमेगा है, यहां पर ओमेगा आपका कितना है, 0 है। सो धीरे धीरे हम ओमेगा बढ़ाएंगे। तो अगर मैं केस 1 लेता हूं, इस बीच का एक पार्ट ले लेता हूं, तो इस बीच वाले पार्ट में यदि मैं ओमेगा का वैल्यू मैं 1/2 रखता हूं, ओमेगा का वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब कि अभी हमने वो केस लिया जब ओमेगा नॉट जो है वो बड़ा है और जो हमारा अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है ये मेरा ओमेगा नॉट से छोटा है। तो जरा हम इस केस में जरा हम इम्पीडेंस निकालते हैं। तो अगर हम इम्पीडेंस निकालेंगे तो ये होगा 1 और ये होगा जे, और ये 1/2 रखे हैं, तो इसका मतलब ये 1/2 होगा, और ये माइनस जे और ये 1/1/2 होगा। इसका मतलब ये हो गया 1 प्लस j/2 और माइनस ऑफ j2। इसका मतलब क्या देखे, इसका मतलब ये देखे कि सर 1 माइनस जे और ये 2 माइनस हाफ हो गया। मतलब ये इसका जो नेट इम्पीडेंस आया, उस नेट इम्पीडेंस में यहाँ पे माइनस जे आया। ये माइनस जे बताता है कि इस केस में, अभी इस फ्रीक्वेंसी के केस में जो सर्किट का नेचर होगा वो कैपेसिटिव डोमिनेंट होगा। इंडक्टिव तो था ही, लेकिन कैपेसिटिव ज्यादा डोमिनेंट हो गया। मतलब यहां पर जो बिहेवियर है वो किस नेचर का है, कैपेसिटिव नेचर का है। और ये बात आपको पहले से पता है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो बिहेवियर होता है वो रेसिस्टिव नेचर का होता है। और यही चीज जब आगे आप केस 2 लोगे, जब केस 2 लोगे, जब आप एक फ्रीक्वेंसी को क्या करना, ओमेगा नॉट को आप यहां से 1 से बड़ा कर देना, 2 करोगे। जब आप 2 करोगे
तो z इक्वल टू आएगा 1 प्लस j2 और माइनस j/2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस j2 माइनस हाफ। तो ये प्लस जे आया, ये प्लस जे बताता है कि इस केस में जो सर्किट का जो नेचर है वो आपका इंडक्टिव है। सो यहां पर इंडक्टिव है, यहां पर कैपेसिटिव है और इस जगह पे रेसिस्टिव है। ठीक है, तो ये था सीरीज आरएलसी के केस में। इसका ठीक उल्टा होता है पैरेलल आरएलसी के केस में। ठीक है, तो पैरेलल आरएलसी के केस में अगर यही चीज मैं पैरेलल आरएलसी केस कर दूंगा तो पहले इंडक्टिव होगा, बीच में तो रेसिस्टिव होगा ही होगा और फिर कैपेसिटिव होगा। ठीक है, सो पैरेलल आरएलसी के केस में अगर कोई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 100 किलो हर्ट्ज है और यदि हम फ्रीक्वेंसी जो हम अप्लाइड फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं वो 110 कर रहे हैं, 110 कर रहे हैं, इसका मतलब जो ओमेगा है वो बड़ा है ओमेगा नॉट से। ठीक है, तो ओमेगा नॉट पे यहाँ पे इंडक्टिव था, तो पैरेलल में ठीक उल्टा होगा, कैपेसिटिव होगा। सो ए इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इससे मल्टीपल क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं, बहुत टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। रेजोनेंट के समय, सीरीज रेजोनेंट के समय रेसिस्टिव, करंट क्या होगा मैक्सिमम, इंपेडेंस क्या होगा मिनिमम, तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी का ठीक आपका पैरेलल में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सीरीज रेजोनेंस में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से पहले कैपेसिटिव, देन रेसिस्टिव, देन इंडक्टिव। इसका ठीक उल्टा पैरेलल के केस में पहले इंडक्टिव, देन रेसिस्टिव एंड देन कैपेसिटिव। तो ये था हमारा आज का सेशन, 20 क्वेश्चन मैंने कराया। इसके बाद भी हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग टीचर भी आएंगे, मेरे साथ और भी टीचर होंगे जो आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और उसके साथ साथ आपके मल्टीपल आपको कंसेप्ट आपको देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। थैंक यू।